डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। झारखंड हाईकोर्ट से हेमंत सोरेन सरकार को झटका। जेपीएससी परीक्षा रद्द करने के फैसले पर रोक। कोर्ट ने राज्य सरकार को 15 दिनों के भीतर काउंटर एफिडेविट के साथ अपना जवाब दाखिल करने का दिया निर्देश। वहीं जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा रद्द के खिलाफ 3 याचिकाएं की गई दर्ज। जयपुर में राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज। स्कूल में एंट्री बैन के मुद्दे पर विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस विधायक। कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। लखनऊ में डबल मर्डर और खुदकुशी का मामला। पति ने पत्नी को बैंक के बाहर गोली मारी। घर जाकर बहन को भी गोली मारी। पारिवारिक रंजिश और धोखेबाजी के शक में पत्नी की हत्या कर हनुमान चालीसा सुनते सुनते खुद को भी गोली से उड़ा लिया। ट्रंप का ईरान पर सबसे बड़े आर्थिक प्रबंधनों का ऐलान। ट्रंप ने दी धमकी, बोले जो देश मदद करेंगे उन पर भी एक्शन लेंगे। ट्रंप का दावा, ईरान की सैन्य ताकत को भारी नुकसान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ समृद्धि यादव। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ अहम खबरों की ओर। पहली खबर झारखंड से है, जो झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के हेमंत सोरेन सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया गया था। कोर्ट के इस आदेश के बाद जेपीएससी परीक्षाओं को लेकर स्थिति बदलती दिख रही है। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी की 11वीं और 13वीं परीक्षाओं और फूड सेफ्टी ऑफिसर परीक्षाओं से जुड़े मामलों में बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने दोनों परीक्षाओं को लेकर राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार को 15 दिनों के भीतर काउंटर एफिडेविट के साथ अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस फैसले के बाद दोनों परीक्षा मामले में याचिकाकर्ताओं को तत्काल प्रभाव से काम पर वापस लिए जाने का रास्ता साफ हो गया है। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस आदेश पर स्टे दिया जिसके तहत दोनों परीक्षाओं से संबंधित कार्रवाई की गई थी। अब सरकार को कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष और संबंधित दस्तावेज पेश करने होंगे। बता दें कि झारखंड में भर्ती परीक्षाओं के कथित गड़बड़ियों को लेकर 26 दिनों से चल रहा आंदोलन बुधवार को खत्म हुआ, फिलहाल स्थगित कर दिया गया। सरकार ने प्रदर्शनकारियों के साथ कई दौर की बातचीत के बाद 2014 से अब तक के झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी और एक आउटसोर्स एजेंसी के जरिए आयोजित 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया है। इसके अलावा 23 अन्य परीक्षाओं की जांच करने के भी आदेश दिए गए हैं। राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र। विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस विधायक। जो आपको बता दें, स्कूल की एंट्री पे बैन लगाने पर राज्यसभा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने के बाद पहले स्कूलों में मीडिया की एंट्री बैन के मुद्दे पर कांग्रेस विधायक और नेता विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ गए। आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटसारा और सचिन पायलट जैसे नेता भी धरने पर बैठे। वो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। उन्होंने राज्य सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। इससे पहले कांग्रेस विधायक गुरुवार सुबह पौधार मुख बधिर स्कूल पहुंचे थे, जहां स्कूल में एंट्री बैन के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अगुवाई में पौधार स्कूल से पैदल मार्च करते हुए विधानसभा तक पहुंचे। वहीं कांग्रेस विधायक विधानसभा में घुसने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर उनको रोका। इस दौरान पुलिस से धक्का मुक्की के भी मामला सामने आया है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये सरकार स्कूल में आने में से मना करती है, फोटो खींचने से मना करती है, मतलब गलती छुपाने के लिए ऑर्डर जारी किए गए हैं। आज हम सब इतना चाह रहे हैं कि जो हाईकोर्ट ने फरमान जारी किया है, लताड़ लगाई है सरकार को कि आप स्कूलों को ठीक कराइए। शिक्षा की व्यवस्था, बच्चों की सुरक्षा, इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है और मुझे लगता है कि सरकार की पहली प्राथमिकता
प्राथमिकता कक्षा घर, स्कूल परिसर, स्कूल के बच्चों की सुरक्षा, खाने पीने का इंतजाम सरकार को देखना चाहिए। लगातार जर्जर हालत है। बरसात से कई जगह छतें गिर गई हैं, वहीं बच्चों को नुकसान हो रहा है। कितने मासूम बच्चों की मौत हो गई है। वहीं और अब सरकार चाहती है कि आप जाओ ही मत, ना पत्रकार जाए ना कोई फोटो खींचे। मतलब गलती को छुपाने के लिए, हर सीमा को पार करने के लिए सरकार तैयार है। जनता सब देख रही है, सरकार की जवाबदेही तय करनी ही पड़ेगी। आने से मना करती है, फोटो खींचने से मना करती है, मतलब गलती छुपाने के लिए ऑर्डर जारी किए जा रहे हैं। और आज हम सब लोग इतना ही चाह रहे हैं कि जो हाई कोर्ट ने फरमान जारी किया है, लताड़ लगाई है, सरकार को कंटेंट पे किया है कि आप स्कूलों को ठीक कराइए, तो शिक्षा की व्यवस्था, बच्चों की सुरक्षा, इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है। और मुझे लगता है कि सरकार की पहली प्राथमिकता कक्षा घर, स्कूल, वहाँ का परिसर, वहाँ के बच्चों की सुरक्षा, खाने पीने का इंतजाम सरकार को देखना चाहिए। लगातार जर्जर हालत है। मानसून में कई जगह छतें गिर रही हैं, बच्चों को नुकसान हो रहा है, नामासूम बच्चों की मौत हुई झालावाड़ में। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल द्वारा मुजफ्फरनगर दौरे के दौरान दिए गए एक बयान पर राजनीतिक घमासान मच गया है। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने इस टिप्पणी पर कड़ा एतराज जताते हुए सपा नेतृत्व पर सीधे तीखे हमले किए हैं। मुजफ्फरनगर में बिना नाम लिए एक समाज की भूमिका और राजनीतिक सोच पर तंज कसा था। इस टिप्पणी को भाजपा ने जाट समुदाय से जोड़ते हुए घोर अपमान का करार दिया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने मामले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर जातीय संघर्ष और वैमनस्य फैलाना चाहती है। उन्होंने कहा कि पश्चिम यूपी के गौरवशाली जाट समाज ने हमेशा देश की सुरक्षा, कृषि और राष्ट्र निर्माण के अहम योगदान दिया है, लेकिन सपा लगातार उनका अनादर कर रही है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश को जातीय दंगों की आग में झोंकना चाहती है, जातीय विद्वेष उत्पन्न करना चाहती है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जानबूझ करके पूरी जाट समाज को टारगेट करके जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जाट समाज को अपमानित करने की चेष्टा कर रहे हैं। किसी एक व्यक्ति के खिलाफ कोई दिया गया बयान तो ठीक हो सकता है, उसकी अपनी आलोचना हो सकती है, लेकिन पूरे समाज को आरोपित कर रहे हैं, पूरे समाज को बता रहे हैं कि उसको राजनीति सिखाई है समाजवादी पार्टी ने। चौधरी चरण सिंह इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं जब अब मुलायम सिंह यादव ने राजनीति करना शुरू भी नहीं किया था। ऐसे में पूरे समाज को वो इस तरह की लेकर के टिप्पणी कर रहे हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और निश्चित तौर पर वो चाहते हैं कि इस तरह की बातें कहें ताकि समाज उद्वेलित हो और उत्तर प्रदेश में जातीय संघर्ष हो। लेकिन समाजवादी पार्टी के इस घिनौने खेल को जनता पहचानती है और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल के इस बयान के लिए या तो अखिलेश यादव माफी मांगे, वरना पूरी समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बढ़ते हैं लखनऊ की ओर, जहां बृजभूषण सिंह ने अपने दौरे के दौरान दुबग्गा इलाके में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे, जहां सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समाज की महिलाएं और युवा मौजूद रहे। इस दौरान मुस्लिम समाज के युवाओं ने बृजभूषण शरण सिंह को माला पहनाकर स्वागत किया और उन्हें स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों का कहना था कि बृजभूषण शरण सिंह हमेशा मुस्लिम पीड़ित और सर्व समाज के लोगों के साथ खड़े रहने वाले नेता हैं। वहीं कार्यक्रम के आयोजक और व्यापारी नेता मोहम्मद हारून ने कहा कि मुस्लिम समाज अब किसी के बहकावे में नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि समाज को पता है कि कौन उनका नेता है और कौन उनके सुख दुख में साथ खड़ा होता है। दुबग्गा में हुए स्वागत समारोह को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। मोहम्मद हारून है, मैं एक मुस्लिम समाज से हूँ। आज हमारे दुबग्गा क्षेत्र में माननीय सांसद जी आए थे, अपना बृजभूषण जी आए थे, तो उनका ये हमारे सैफ भाई और हम मोहम्मद हारून ने उनका और काफ़ी मुस्लिम समाज के लोगों ने तहे दिल से उनका स्वागत किया और काफ़ी लोग उनसे जुड़े हैं। काफ़ी मुस्लिम समाज की महिलाएं देखिए खड़ी हैं और काफ़ी मुस्लिम समाज के लोग खड़े हैं और उनके साथ हैं हम लोग और हम चाहते हैं कि हम हमेशा उनके साथ रहें और थोड़ा उनके साथ हम आगे बढ़े। नहीं, वो एक अच्छे व्यक्ति हैं और हम लोग उनकी कई बार उनको सुना करते हैं। हम जानते हैं कि वो मुस्लिम और सारी कौम को एक साथ लेके चलने वाले व्यक्ति हैं और हमेशा मुस्लिम के लिए तो कभी उन्होंने कहा नहीं। कुछ ऐसी पार्टियाँ हैं जो मुस्लिम के दिलों में जिन्होंने भ्रम फैला रखा है और एक माहौल ऐसा पैदा कर रखा है कि मुसलमान जो है नहीं इनके खिलाफ है, वो हम मुस्लिम के लिए मतलब ये गलत सोचते हैं।
कानपुर में बीजेपी के क्षेत्र कार्यालय में आयोजित परिषद बैठक के दौरान उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब किसी बात को लेकर पार्टी के दो पक्षों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। आपको बता दें, देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच मारापीटी शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रभारी शंकरलाल लोधी ने के संवाद कार्यक्रम के दौरान ये विवाद हुआ। बैठक में मौजूद कार्यकर्ताओं के बीच कहासुनी के बाद मामला हाथापाई तक पहुंच गया, जिससे कार्यक्रम स्थल पर अफरा तफरी मच गई, माहौल बन गया और मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरीके से दोनों पक्षों को शांत कराने का प्रयास किया। फिलहाल विवाद की असली वजह क्या थी और मारपीट में कौन कौन लोग शामिल थे, इसकी जानकारी सामने आना बाकी है। वहीं घटना को लेकर पार्टी के अंदर भी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। खबर यूपी से है, जहां यूपी में बाढ़ और जलभराव के बीच योगी सरकार ने राहत बचाव कार्यों को तेज कर दिया है। आपको बता दें, लखीमपुर खीरी और अयोध्या में विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं, जबकि प्रयागराज में एनडीआरएफ डूबने की घटनाओं में सर्च रेस्क्यू कर रही है। 18 अगस्त को नैनी में टीम ने डीप ड्राइवर की मदद से एक शव बरामद किया। वहीं एनडीआरएफ की टीमें विभिन्न जिलों में तैनात कर दी गई हैं और नदी तालाबों के पास सावधानी बरतने की अपील भी की जा रही है। वहीं तेज बहाव वाले स्थानों से दूर रहने और आपात स्थिति में तुरंत प्रशासन को सूचना देने को भी कहा गया है। बढ़ते हैं वाराणसी की ओर, जहां वाराणसी में भी दशाश्वमेध घाट पर 11वीं वाहिनी ने सिविल डिफेंस के साथ जागरूकता कार्यक्रम चलाकर श्रद्धालुओं को बाढ़, डूबने और भूकंप से बचाव के उपाय बताए हैं। साथ ही सीपीआर और प्राथमिकता उपचार की जानकारी दी है। लोगों को दामिनी ऐप से बिजली गिरने और सचेत ऐप से मौसम आपदा अलर्ट लेने की सलाह दी गई है। फिलहाल सरकार ने प्रभावितों तक समय पर मदद पहुंचाने और अफवाहों से बचने की अपील की है। प्रयागराज में हालात बिगड़ रहे हैं, जहां आज 68 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है। चित्रकूट में मंदाकिनी खतरे में के निशान से 150 किलोमीटर ऊपर बह रही है। आपको बता दें, यूपी में 13 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हैं। 84,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। वाराणसी में 100 से ज्यादा मंदिरों में गंगा का पानी घुस गया है। विश्वनाथ गंगा द्वार भी बंद कर दिया गया है। मणिकर्णिका हरिश्चंद्र घाट के शवदेह स्थल जलमग्न हो गए हैं। वहीं हरिश्चंद्र घाट पर गलियों और सीढ़ियों में, जबकि मणिकर्णिका घाट पर छत पर अंतिम संस्कार करना पड़ा है। शवदाह के लिए 3 से 4 घंटे तक लोगों को इंतजार करना पड़ा है। अब प्रयागराज में भी वही हाल है, जहां प्रयागराज में पिछले 4 दिनों से हो रही बारिश के हालात बिगड़ने लगे हैं। दरागंज और करेली इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। घरों में 5-5 फीट तक पानी भर गया है। 2000 से ज्यादा छात्रों ने हॉस्टल छोड़ दिया है। 7000 से ज्यादा परिवार छतों पर रह रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिलहाल डीएम मनीष वर्मा से सख्त लहजे में कहा कि 24 से 48 घंटे में शहरी इलाकों से पानी निकल जाना चाहिए। चित्रकूट में भी वही हाल है, जहां चित्रकूट में मंदाकिनी नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। पुलिस ने नदी किनारे बैरिकेडिंग कर दी है और लाउडस्पीकर से लगातार ऐलान किया जा रहा है कि श्रद्धालु नदी किनारे नहीं जाए। अयोध्या में भी वही हाल है, जहां अयोध्या में सरयू नदी भी खतरे के निशान से 34 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। इससे तराई इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। गोंडा में भी घगरा नदी खतरे के निशान से 41 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। 12 गांवों की 10,000 आबादी बाढ़ की चपेट में आ चुकी है। अयोध्या में राम मंदिर भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा के दिवसीय समीक्षा बैठक के लिए अयोध्या पहुंचे हैं। आपको बता दें, अयोध्या पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन पूजन किए और उसके बाद सीधे राम मंदिर परिसर का निरीक्षण करने पहुंचे। परिसर में चल रहे कार्यों की समीक्षा के बाद नृपेंद्र मिश्रा ने मीडिया को महत्वपूर्ण जानकारी दी। नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि राम मंदिर परिसर का मुख्य निर्माण कार्य पूरी तरीके से संपन्न हो चुका है। मंदिर का गर्भगृह, शिखर, परकोटा और परिसर के अन्य प्रमुख भवन तैयार हैं। अब केवल एक औपचारिक कार्य शेष है। पूर्ण स्मृति स्तंभित के शीर्ष पर ट्रस्ट का कांस्य लोगो लगाया जाना बाकी है। इसके लिए ट्रस्ट के मौजूदा लोगों को ही अंतिम मंजूरी दे दी गई है। जल्द ही इसे स्थापित कर दिया जाएगा, जिसके साथ ही निर्माण का अध्याय औपचारिक रूप से पूरा हो जाएगा। ट्रस्ट सूत्रों के मुताबिक मुख्य मंदिर के अलावा बाउंड्री वॉल और
ऑडिटोरियम जैसे 2 प्रोजेक्ट पर काम अभी भी जारी है, जिन्हें इस साल के अंतिम तक पूरा कर दिया जाएगा। लखनऊ से एक सनसनीखेज मामला सामने आ रहा है, जहां लखनऊ के गोमती नगर में गुरुवार को एसबीआई के सीनियर असिस्टेंट मानस बाजपेयी ने पारिवारिक रंजिश और धोखाबाजी के शक में अपनी पत्नी दिव्या मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी। आईसीआईसीआई बैंक की रिलेशनशिप मैनेजर दिव्या को मानस ने बैंक के बाहर पहुंचकर 2 गोलियां मारी। इसके बाद वो ऑटो से अपने बीमार बहन की हत्या करने के बाद खुद की गोली मारकर भी उन्होंने हत्या कर ली। पुलिस ने मौके से 3 हथियार बरामद किए हैं। आरोपी ने 22 ऐप स्टेटस से हत्या की है और हत्या की वजह सामने आई है, जहां दोनों के बीच 1 साल से कोर्ट में केस चल रहा था। पड़ोसी के मुताबिक मानस का व्हाट्सएप स्टेटस देखने के बाद उसे फ़ोन किया गया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई, जिसके बाद पड़ोसियों ने घर का दरवाज़ा खटखटाया। काफ़ी देर तक दरवाज़ा नहीं खुलने पर 3-4 लोगों ने मिलकर उसे तोड़ दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अंदर कमरे में दोनों मानस और उसकी बहन की लाशें पड़ी हुई थी और टीवी पर लगातार हनुमान चालीसा के भक्ति के गाने चल रहे थे। अमरावती जिले के चांदूर रेलवे क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल 29 वर्षीय धीरज खलावेटे को इलाज के दौरान ब्रेन डेड घोषित कर दिया है। आपको बता दें, इस दुखद घड़ी में उनके परिवार ने अंगदान का महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कई जरूरतमंद मरीजों को नई जिंदगी की उम्मीद दी है। धीरज की आंखों का दान अमरावती जिला सामान्य अस्पताल में किया गया। वहीं उनकी एक किडनी का प्रत्यारोपण अमरावती के एक निजी अस्पताल में किया गया, जबकि दूसरी किडनी का प्रत्यारोपण के लिए नागपुर के एक अस्पताल में बॉडी भेजी गई है। अंगों को समय पर संबंधित अस्पतालों तक पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया और विशेष यातायात व्यवस्था की गई है। एक युवा की दुर्भाग्यपूर्ण मौत के बाद परिवार द्वारा लिए गए इस निर्णय से जरूरतमंद मरीजों को जीवन दान मिलने की संभावना जताई जा रही है। वहीं धीरज कलावटे के परिवार का यह निर्णय समाज के लिए मानवता, संवेदनशीलता और सामाजिक जिम्मेदारी का प्रेरणादायक संदेश बन गया है। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अहम हिस्सा है। उन्होंने कहा कि पहली बार इस जगह का दौरा कर रहा हूं, ये खूबसूरत जगह है। भारत में अमेरिकी के राजदूत सर्जियो ने सीएम उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की। इस बीच पाकिस्तान ने सर्जियो के बयान पर एतराज जताया और कहा कि सार्वजनिक बयानों में कश्मीर की स्थिति का ध्यान रखा जाए। धारा 370 हटाने के बाद ये किसी अमेरिकी राजदूत का पहला दौरा है। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में अमेरिकी राजनयिक को तलब कर भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर के जम्मू कश्मीर दौरे का विरोध किया। पाकिस्तान ने सर्जियो के बयान पर भी आपत्ति जताई और इस बयान को खारिज कर दिया। सर्जियो ने उमर से मुलाकात के दौरान कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था की तारीफ की। दोनों नेताओं के बीच बातचीत के दौरान ट्रैवल एडवाइजरी का मुद्दा भी उठा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमारी बैठक बहुत अच्छी रही। विशेष रूप से इस बात पर ध्यान केंद्रित किया गया कि अमेरिका जम्मू और कश्मीर के मामले में क्या कर सकता है। कुछ पुराने मुद्दे हैं जिन्हें हम समय के साथ सुलझाने का प्रयास करेंगे। Here knows I'm the U.S. ambassador to India, and this is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place, and so I'm thrilled to be here, thrilled to see this place. We just had a very good meeting, and we have some follow-ups that we hope to take back to Washington, back to Delhi. But a very warm, a very cordial, and we look forward to building this relationship forward. Primarily, what were the issues that were discussed in the meeting? It was, as Ambassador Gore has said, it was a very good meeting. We had an opportunity
to discuss the relations between our two countries, but with specific focus on what the US can do with Jammu and Kashmir. There are obviously certain legacy issues that over time we will be working to resolve, but we look forward to taking this conversation further. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी आर्थिक कार्रवाई का ऐलान किया है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि ईरान ने समझौते का मौका गंवा दिया, इसलिए अब उसे आर्थिक तौर पर अलग थलग किया जाएगा। ट्रंप ने चेतावनी दी कि ईरान की मदद करने वाले किसी भी देशों और संस्थाओं पर भी कार्रवाई हो सकती है। इसमें बैंक, कंपनियां, एयरपोर्ट और सरकारी संस्थाएं भी शामिल हैं। उन्होंने तेल तस्करी नेटवर्क पर कार्रवाई करने और कैश ट्रांसफर, करेंसी एक्सचेंज, जहाजों के रजिस्ट्रेशन और फर्जी कंपनी के जरिए ईरान तक पहुंचने वाली आर्थिक मदद को रोकने की बात कही। वहीं ट्रंप ने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रूथ सोशल पर लिखा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान को डील करने का जितना मौका मैंने दिया उतना किसी और ने नहीं दिया। दुख की बात यह है कि वो इस मौके का फायदा नहीं उठा पाया, इसलिए आज मैं किसी भी देश के खिलाफ अब तक की सबसे जबरदस्त आर्थिक कार्रवाई का ऐलान कर रहा हूं। ये अभूतपूर्व स्तर पर आर्थिक युद्ध और अलग थलग करने की कार्रवाई होगी। ट्रंप ने आर्थिक दबाव बढ़ाने का यह अभियान ऐसे समय में शुरू किया है जब युद्ध को 6 महीने पूरे होने वाले हैं और फिलहाल कोई कूटनीति या सैन्य समाधान नजर नहीं आ रहा है। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की नौसेना और वायुसेना को बड़ा नुकसान हुआ है और उसके कई सैन्य कारखाने तबाह हो गए। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान की मुद्रा की हालात बहुत खराब है और देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन के लिए इतना ही। ऐसी और खबरें और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।